हाँ जी, am I properly audible to everyone now? Can we finally start? चलो, भी सब लोग इधर ध्यान देंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में फाइनली पढ़ना शुरू किया था अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको समझाया था कि इसमें सेक्शन नंबर 10 के जो भी पॉइंट्स हैं सब डिटेल में डिस्कस होंगे। हमने लास्ट क्लास में ना सबसे पहले तो ये समझा था कि कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में तीन चीजें आती है। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में हमें चेक करना होता है पर्सन मेजर इन एज होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फर्स्ट चैप्टर में जब हमने इसे पढ़ा था हमने अधूरी डेफिनेशन पढ़ी थी। लास्ट क्लास में हमने पूरी लाइन याद की थी कि मेजर इन एज अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड साउंड माइंड एट द मोमेंट ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और कुछ और एग्जांपल्स याद की थी कि कौन कौन से लोग डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं। तो अगर कोई एलियन एनिमी है, अगर एम्बेसडर्स हैं, अगर कन्विक्ट्स हैं, दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। उसके बाद जो माइनर था, माइनर के टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसके तीन पार्ट्स में हमने चार्ट्स बनाए थे। माइनर का पहला हिस्सा था उसके रूल कि माइनर के साथ कोई भी अग्रीमेंट करोगे वो वॉइड होगा। जब माइनर मेजर हो जाएगा तब भी वॉइड होगा। अगर वो उसे खुद रेटिफाई कर दे वो तब भी वॉइड होगा। अगर माइनर झूठ बोल रहा है वो तब भी वॉइड होगा। माइनर की ड्यूटी बन ही नहीं सकती। फिर उसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी और उसकी दो एक्सेप्शंस पढ़ी, टॉक्स के केस में और नेसेसिटीज के केस में माइनर की लायबिलिटी बन सकती है। उसके बाद हमने एक टॉपिक किया था कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। तो हमने कोई नई चीज नहीं पढ़ी, हमने पहले से ही पढ़ रखा था कंसेंसस एंड आइडम। सेक्शन नंबर 13 को डिस्कस किया गया। जब आपने बुक से पढ़ा होगा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि सब कुछ हमारी क्लास में पहले से कवर्ड है अच्छे से। फिर आया सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 में हमें बताया गया फ्री कंसेंट। तो कहते अगर ये 5 एलिमेंट्स नहीं होंगे, ये आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक नेगेटिव डेफिनेशन पढ़ी। मीनिंग बताने की बजाय कहते हम ये नहीं बताएंगे फ्री कंसेंट क्या होता है, कहते अगर ये पांचों चीजें नहीं है इसका मतलब कि फ्री कंसेंट। फिर उसका पहला एलिमेंट हमने डिस्कस किया था कोअर्शन। कोअर्शन में 3 वर्ड से पूरी डेफिनेशन याद हो जाती है। पहला वर्ड था कोई भी ऐसा काम करना विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना और आपकी इंटेंशन हो सामने वाले को इंड्यूस करना। सो व्हेन वन पर्सन कमिट्स एनीथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ और थ्रेटन्स टू कमिट, या फिर retains property of another or threatens to do with an intention to induce the other party to enter into contract. Such a contract is said to be caused by coercion. फिर इसके दो इफेक्ट पड़े थे कि जब भी जो कॉन्ट्रैक्ट है कोअर्शन की वजह से होगा इट वुड बी voidable at the option of the party whose consent was so caused. और उसका सेकंड पॉइंट था if the party chooses to rescind the contract he must क्या रीस्टोर द बेनिफिट। अगर कोई पर्सन कोर्शन के केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है तो जो भी उसे बेनिफिट मिला होगा वो बेनिफिट क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा। अब मैं सबसे पहले आज की क्लास का पहला डाउट ले रही हूँ। फिर आज हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिटेल में डिस्कस करना है और फ्रॉड टॉपिक को पढ़ना है। तो एक स्टूडेंट को डाउट है कि मैम अगर गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो एनफोर्सेबल होगा या फिर नहीं होगा। तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा उन्होंने। कहते हैं माइनर का अग्रीमेंट जो है वो वॉइड होता है पर गार्डियन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कोई रूल नहीं है कि हमेशा ही वैलिड होगा। कुछ केसेस में अगर गार्डियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अगर जो गार्डियन है कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है माइनर के बिहाफ में जो कि गार्डियन की कॉम्पिटेंस के बीच में, कॉम्पिटेंस मतलब गार्डियन कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, गार्डियन के पास पावर है कि वो माइनर के लिए ऐसा काम कर सकता है, देयर विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब मान लो मेरे फादर ने मेरे बिहाफ पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा दी तो कोई ये नहीं बोल सकता कि इसमें मेरा राइट नहीं बना, मेरा वैलिड राइट क्रिएट हो गया है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पॉइंट था इसमें, कहते बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर नॉट वैलिड। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गार्डियन ने मेरे बिहाफ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए सारे वैलिड होंगे, शायद कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ना भी वैलिड हो। जैसे कि कहते गार्डियन के पास कोई पावर नहीं है टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मेरे फादर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरी बेटी आपसे प्रॉपर्टी खरीदेगी, आपको 1 करोड़ रुपए देगी और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लेगी, ये कहते वैलिड नहीं है क्योंकि मेरी लाइबिलिटी नहीं बन सकती, मेरा क्या बन सकता है, राइट बन सकता है। बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय सर्टिफाइड गार्डियन, मान लो किसी बच्चे की डेथ के पेरेंट्स की डेथ हो गई तो कोर्ट ने उसके गार्डियन अपॉइंट कर दी, लीगली कोई मिस्टर एक्स नाम के पर्सन को उसका गार्डियन बना दिया।
विद द सैंक्शन ऑफ कोर्ट फॉर सेल ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, उसने कोर्ट की परमिशन लेके माइनर माइनर की कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, ऐसे केस में द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड बाय अदर पार्टी, दोनों पार्टीज के वैलिड राइट्स एंड ड्यूटीज। क्लियर है डाउट? और किसी को कोई डाउट हो जी? पक्का अच्छे से समझ आया? सेकंड एग्जांपल है, इसमें वो कह रहे हैं कि अनडिफरेंस है एक्सरसाइज की। जब जिन लोगों का डाउट नहीं है ना वही तुम्हारा डाउट आंसर करेंगे। एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे हमने कोर्शन रिवाइज किया। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस को जब हम रिवाइज करेंगे, फिर से हमने तीन चीजें डिस्कस की। हमने कहा व्हेन वन पर्सन इज इन अ पोजीशन टू, कैसी पोजीशन में होता है? डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। जब एक पर्सन ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, एंड ही यूजेस दैट, उसने उसे यूज किया टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, वी कैन से दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज बीन एक्सरसाइज्ड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर कोई टीचर बुक रेकमेंड करता है जिसमें उसका पर्सनल बेनिफिट है, तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुई। अगर डॉक्टर कोई पेशेंट को टेस्ट करवाने के लिए बोलता है जिसका सिम्टम्स के साथ कोई लिंक ही नहीं, अगर क्लाइंट को कोई सीएसी एडवाइस देता है जिसमें सीए का पर्सनल एडवांटेज हो रहा है, तो हम कहेंगे इन सारे केसेस में क्या हो रहा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो रही है। पर पता कैसे चलता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की पोजीशन को डोमिनेट कर सकता है? तो डोमिनेटिंग पोजीशन पता चलती है तीन चीजों से। या तो रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी होगी, एपरेंट का मतलब होता है क्लियर, रियल एंड एपरेंट देख के ही पता चल रहा है कि ऐसा रिलेशनशिप है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेट करता है। जैसे हमने एग्जांपल की थी फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ। सेकेंड पार्ट था इसका फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट, लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने किया सीए और उसका क्लाइंट, लॉयर और उसका क्लाइंट। एंड थर्ड लास्ट पॉइंट था मेंटल डिस्ट्रेस। इसकी हमने स्पेशली एक एग्जांपल की थी अनकॉन्शनेबल बार्गेन, ऐसी बार्गेन जो हमें समझ ही ना आए। फिर इसका इफेक्ट में दो बातें पड़ी थी। इसका पहला इफेक्ट तो क्या था कि सच अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज सो कॉल्ड। इसका सेकंड पॉइंट था ओनर्स टू प्रूव, बर्डन टू प्रूव, ये प्रूव करना कि किसी पर्सन ने अपनी पावर को मिसयूज किया है या नहीं किया। किसके ऊपर है ये बर्डन? डोमिनेटिंग पार्टी। डोमिनेटिंग पार्टी ने ये प्रूव करना है कि नहीं, मैंने गलत इंटेंट के साथ नहीं की। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 18 एक स्टूडेंट को समझ नहीं आई है, बाकी लोग रीड करके एक्सप्लेन करो, का डाउट तो नहीं था ये। और सबसे इम्पोर्टेंट भी मार्क करो, इम्पोर्टेंट साथ में लिखो केस स्टडी। जो आपने नोट्स प्रिंट करवाया हुआ है उसमें भी मैंने ये स्पेशली रखी है, यही सेम क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म में आ सकता मैम एग्जाम्पल 17 भी समझा दो। है। ओके, इसके बाद में वो भी एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, करेगा कोई ट्राई? कनन, मनमीन, जो भी बच्चों का डाउट नहीं है, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। बैंक में लोगों के लिए अप्लाई किया था, पर बैंक में मार्केट में ऑलरेडी टेंशन चल रही है, मतलब मेरी एबिलिटी कम है, इसलिए यूजली अगर हम लोनेंगे तो हाई रेट पर ही करेंगे। वेरी वेरी बहुत अच्छा आंसर है, बिल्कुल बैंग ऑन। मतलब जो मेन पॉइंट था क्वेश्चन का बिल्कुल सही पकड़ा है। ध्यान से देखो बच्चे, 17th एग्जाम्पल में कह रहे हैं ए बीइंग इन डेट टू बी, ए ने बी को कोई पैसे दे दिए, द मनी लेंडर ऑफ द विलेज, जो बी है विलेज का मनी लेंडर है और ए ने उससे पैसे लिए हुए हैं उधार पे। कॉन्ट्रैक्ट्स अ फ्रेश लोन, उसने अब एक नया लोन ले लिया और जो उसके टर्म्स है वो अनकॉन्शनेबल है, समझ में ही नहीं आ रहे। जैसे पुराने जमाने में होता था कि जो पर्सन बनिए या फिर जो जमींदार होते थे, जब वो फार्मर्स को लोन देते थे तो अनरीजनेबल टर्म्स के ऊपर देते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, 5% पर मंथ होगा, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमें समझ में ही नहीं आता। कहता है इस केस में इट इज ऑन बी, डोमिनेटिंग पार्टी बी है, टू प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्ट में किसे प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस थी या नहीं थी?
बी को, क्योंकि बी डोमिनेटिंग पार्टी पे है, वो मनी लेंडर। एग्जाम्पल नंबर 18, ए ने बैंकर को अप्लाई किया फॉर लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट। मान लो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मार्केट में मनी सप्लाई कम चल रही है, मान लो कि रिसेशन चल रहा है, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैंने बैंक में अप्लाई किया। द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन। बैंकर कहता कि आमतौर पे हम लोन देते हैं 10% पर एनम पे। इस सिचुएशन में 10% पर एनम पे तो मिल ही नहीं सकता, अगर लोन मिलेगा तो अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो 12-13% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। मैंने इस लोन को एक्सेप्ट कर लिया। कहते हैं ये जो ट्रांजेक्शन है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुई है, यहाँ पे कोई भी अनड्यू। समझ आ गया जी सबको? और कोई डाउट किसी को? तो यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 20 तक सबको सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे दो चीजें, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। एंड फ्रॉड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एक एक वर्ड क्लास में रीड करूंगी। हर पेपर में मैंने आपको बोला कि कोई भी एक क्वेश्चन आता है, कई बार आता है व्हाट इज कोअर्शन, कई बार आता है व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन पांचों में से एक टॉपिक एग्जाम में आना ही आना है, चाहे थ्योरी क्वेश्चन की फॉर्म में है चाहे केस स्टडी। इसमें से भी 50% टाइम फ्रॉड ही पूछा जाता है। व्हाट इज फ्रॉड, फ्रॉड क्या होता है? तो आज हम उस टॉपिक को समझते हैं। सेक्शन नंबर 17। फ्रॉड टॉपिक के बिल्कुल सामने आप चार्ट बनाएंगे, नोट्स में जो प्रिंट आउट्स आपने लिए हैं, फ्रॉड टॉपिक के बिल्कुल सामने ये चार्ट बना हुआ। कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के नोट्स भी उसके सामने ही बनाए ना। आज से आप सब लोग समरी चार्ट के साथ ही नोट्स बनाओ, एंड आज ही हम लोग पुराना बैकअप भी कवर करते हैं। तो जहां पे फ्रॉड टॉपिक की डेफिनेशन आ रही है बिल्कुल उसके पैरेलल आप बना सकते हो, आपको अब इसके बाद जरूरत नहीं रहेगी नोट की। सेक्शन 17 फ्रॉड। अच्छा मुझे बताओ, क्या फ्रॉड को डिफाइन करना आसान चीज है? क्यों डिफिकल्ट है? एक बार दिमाग लगाओ। मान लो आप लोग ही लॉ बनाने वाले हो, मान लो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी हो एंड या बन जाओगे थोड़े सालों बाद, तो आप लोग लॉ बनाने लगो, आप लोगों को डिफाइन करना पड़े फ्रॉड का मीनिंग क्या है। क्या प्रॉब्लम क्या आएगी फ्रॉड को डिफाइन करने में? इंटेंशन। क्या फ्रॉड तो कितनी तरह का हो सकता है। जैसे मैं फ्रॉड की डेफिनेशन लिखूंगी, पर्सन नया तरीका ढूंढ लेगा फ्रॉड करने का। तो फ्रॉड को डिफाइन करने में प्रॉब्लम क्या है कि फ्रॉड करने का कोई एक तरीका थोड़ी हो सकता है, लोग नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे। तो जब फ्रॉड को डिफाइन किया गया ना, उसका पहला वर्ड आया मीन्स एंड इंक्लूड्स। कहते हैं ये फ्रॉड का मतलब है एंड इंक्लूड, इसमें इसके जैसी चीजें इंक्लूडेड है। कि मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूं सिर्फ ये फ्रॉड नहीं है, इसके जैसी कोई और चीज भी हो सकती है। समझ आया? जब हमने कोअर्शन को डिफाइन किया हमने बोला ये चीज कोअर्शन। जब हमने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी हमने बोला SWI, ये तीन चीजें होंगी तो ऑफर बन जाएगा। हमने कंसिडरेशन को डिफाइन किया तो 4-5 बातें बोल दी कि इन 4-5 चीजों में से कंसिडरेशन बन जाएगी। पर फ्रॉड की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं दे सकते। उन्होंने जब फ्रॉड को डिफाइन किया उन्होंने बोला मैं मीनिंग तो बता रहा हूँ बट इसमें मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, इसके जैसी कोई और भी चीज इसमें आ सकती है। तो उन्होंने बोला मीन्स एंड इंक्लूड। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने मुझे 3 बातें भेजी। इंटेंट टू डिसीव, जो सूर्यांश ने पहली लाइन बोली थी। तो फ्रॉड को डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका और सेफ तरीका यही है, इंटेंट टू डिसीव। फ्रॉड में क्या है, एक पर्सन का इंटेंट ही धोखा देने का। कोई किसी को धोखा देना चाहता है उसे हम लोग बोलेंगे फ्रॉड। ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज फ्रॉडुलेंट। कोई चीज जिसे कि लॉ बोल दे कि ये फ्रॉड है। मान लो लॉ बोल दे कि अगर किसी पर्सन ने भी कोई बैंक ओपन किया विदाउट टेकिंग लाइसेंस ऑफ RBI, वो फ्रॉड है। तो अब अगर इस केस में कनन एक बैंक ओपन कर ले और अपने फ्रेंड्स को बोले तो मेरे पास पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगी, हम कहेंगे ये फ्रॉड कर रही है क्योंकि इसके पास लाइसेंस ही नहीं है। तो लॉ में उन्होंने
फ्रॉड को डिफाइन कैसे किया, कहते हैं एक तो कोई भी दुनिया की ऐसी चीज जिसमें आपका इंटेंट क्या है, किसी को धोखा देना है, डिसीव करना है, या फिर जिस चीज को लॉ ने बोल दिया कि ये फ्रॉड है, शायद तुम्हें वो चीज एथिकली सही लग रही हो पर लॉ ने बोल दिया ये फ्रॉड है, तो वो चीज फ्रॉड है। ठीक है, एंड 3 एग्जाम्पल्स उन्होंने हमें दी कि इन 3 ऐसी चीज जो आपको पता चलेगा कि फ्रॉड, ये 3 एग्जाम्पल्स उन्होंने क्या दी। पहली एग्जाम्पल दी प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू फुलफिल द सेम। प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू फुलफिल द सेम। अगर कोई पर्सन किसी को कोई प्रॉमिस करे और उसकी नियत ही नहीं है उसे पूरा करने की, ठीक है, मान लो मैं आप लोगों से पैसे ले लूं और पैसे लेके भाग जाऊं, मेरी इंटेंशन ही नहीं है सीए की कोचिंग देने की, मेरा अमेरिका का वीजा लग रखा है, मैं पैसे लेके भाग गई, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या हुआ है, फ्रॉड। एक है कि मैंने आप लोगों से पैसे लिए, मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, बाद में यूएस गवर्नमेंट का अप्रूवल आया कि मुझे वीजा मिल गया, मैं बाद में शिफ्ट होना चाहती हूँ, ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने आपसे फीस ली थी उस दिन तो मेरी पूरी इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की, बाद में ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि मैं पूरा नहीं कर पाई। ठीक है, बट अगर मान लो पहले दिन ही मेरी इंटेंशन ही क्या हो, सामने वाले को धोखा देने की, प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू फुलफिल। ठीक है, ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें अपनी कार सेल करूंगा, तो मुझे 20,000 रुपए एडवांस दे दो, उसने उससे 20,000 रुपए लिए और कार किसी और शहर में किसी और पर्सन को सेल कर दी, उसकी इंटेंशन ही नहीं थी उसे सेल करने, उसकी इंटेंशन ही धोखा देने की थी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉड। अगर कोई किसी को कोई प्रॉमिस करे विदाउट इंटेंशन टू फुलफिल द सेम, या फिर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। कंसीलमेंट का मतलब होता है बच्चे छुपाना, पता होगा आपको ये चीज, कंसील करने का मतलब होता है कंसील करना, छुपाना किसी चीज को। ठीक है, तो कहते हैं एक्टिव कंसीलमेंट, किसी चीज को छुपाना क्या हुआ, अगर कोई पर्सन किसी से कोई गुड्स खरीद रहा है और तुम उसमें कोई चीज छुपा रहे हो, तो कहते हैं ये चीज एक फ्रॉड है। इसे समझने के लिए इसके साथ एक और लाइन लिखो कि पैसिव कंसीलमेंट इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड। पैसिव कंसीलमेंट फ्रॉड नहीं होती। पैसिव कंसीलमेंट के केस में रूल लगता है केवियट एम्प्टर। केवियट एम्प्टर का मीनिंग होता है लेट द बायर बी अवेयर। लेट द बायर बी अवेयर। अब इस चीज को ही समझो, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से ही आएंगे फ्रॉड टॉपिक में। ठीक है, ठीक है बच्चे, मान लो लेट से मैं साड़ी परचेज करने गई, मैं शॉपकीपर के पास गई और मैंने बोला कि मुझे वेडिंग इवेंट के लिए एक साड़ी परचेज करनी है, उन्होंने मुझे एक साड़ी दे दी। जब मैंने घर पे आके अपने पेरेंट्स को दिखाई, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये तो वेडिंग पर्पज के लिए यूज ही नहीं कर सकते, ये तो डे टू डे वेयर में ऑफिस में यूज कर सकते। तो मैं अगर जाके शॉपकीपर को बोलूँ कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, क्या ये फ्रॉड है? नहीं। आमतौर पे अगर कोई भी पर्सन किसी से कोई गुड्स खरीद रहा है तो आमतौर पे क्या रूल लगता है, केवियट एम्प्टर। केवियट एम्प्टर का मतलब लेट द बायर बी अवेयर, कि जो बायर है उसने अवेयर रहना है, उसने रैशनल मैन की तरह काम करना है। अगर मैं कोई ड्रेस परचेज करने जा रही हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करना कि वो जो ड्रेस है मेरी रिक्वायरमेंट को सूट करेगी या नहीं करेगी। सिमिलरली मान लो मैं एक लैपटॉप लेने जाऊँ, मैंने सामने वाले पर्सन को बोला कि मुझे आप एक लैपटॉप दिखा दो, उन्होंने मुझे एक लैपटॉप दे दिया। जब मैं क्लास में आके उसे यूज करने लगी तो वो प्रोजेक्टर के साथ अटैच नहीं होता, उसमें ये फीचर ही नहीं है, उसे प्रोजेक्टर के साथ अटैच नहीं कर सकते। तो क्या हम कह सकते हैं कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है? कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। क्या रूल लग गया, केवियट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। पर अगर मान लो पर्सन एक्टिव कंसीलमेंट करे, एक्टिव कंसीलमेंट मतलब उसने कुछ ऐसा किया कि मैं रैशनल मैन की तरह चेकिंग कर रही थी पर मुझे गलती फिर भी मिली ही नहीं। जैसे कि मान लो मैं टेबल खरीदने गई, तो मेरी ड्यूटी बनती थी ये चेक करना कि टेबल जो है उसकी अच्छी स्ट्रेंथ है या नहीं।
पर उसने टेबल के साथ जो उसकी लेग्स है इस तरीके से अटैच की हुई थी कि देखने में भी प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही। मैंने ध्यान से चेकिंग की पर फिर भी पता ही नहीं चला कि इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, क्या हुआ है, फ्रॉड। एक्टिव कंसीलमेंट है कि पर्सन ने ऐसी कोई एक्टिवली कोशिश की है कि सामने वाला कस्टमर ढूंढने की कोशिश भी करे फिर भी उसे फ्रॉड पता ही ना चले। समझ आया कि नहीं? जैसे कि इसकी एक और बेटर एग्जांपल देती हूँ। One second. एक मिनट आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ जिससे पॉइंट अच्छे से समझ आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 रीड करेंगे, करंट नेम से जो क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो इस केस में क्या हुआ। कहते करण ने अग्री किया कि वो एक वुडन टेबल खरीदना चाहता है अपना स्टडी रूम के लिए मिस्टर एक्स से। टेबल बहुत अच्छी कंडीशन में है और उसने उसे चेक किया, मतलब कि कस्टमर क्या है, अवेयर है। इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, जब उन्होंने क्या लिखा क्वेश्चन में कि उसने एग्जामिन किया। मैं टेबल खरीदने गई, टेबल को अच्छे से देख रही हूँ, मतलब कस्टमर अवेयर है। बिफोर परचेजिंग ही फाउंड नो डिफेक्ट, उसमें उसे कोई डिफेक्ट नहीं मिला, उसने 20,000 रुपए दे दिए और टेबल ले लिया। बाद में उसे पता चला कि जो टेबल की एक लेग है वो टूटी हुई है और वो इस तरीके से पेश की गई थी कि उसका डिफेक्ट किसी आम पर्सन को दिखे ही नहीं, कि जब आप उसे यूज करने लगो तब उसमें एक डिफेक्ट सामने आए। मान लो मैंने लैपटॉप खरीद लिया, बाद में जब मैं उसे यूज करने लगी मुझे पता चला ये तो सेकेंड हैंड है, कि इसकी CD ड्राइव में पहले से ही कुछ लोगों का डाटा पड़ा है, तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो पहले जब मैं किसी कंपनी से शोरूम से परचेज करने जा रही हूँ, मैं उसका प्रॉपर बिल ले रही हूँ, साथ में बैग ले रही हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है, मैं एक अवेयर कस्टमर की तरह काम कर रही हूँ। बट बाद में मुझे पता चला कि सेकेंड हैंड लैपटॉप है, तो इस केस में मेरे साथ क्या हुआ है, फ्रॉड। सिमिलरली इस केस में करण के भी साथ क्या हुआ है, फ्रॉड। तो हमने फ्रॉड की डेफिनेशन में क्या लिखा, कहते हैं पहली बात तो फ्रॉड को डिफाइन करना आसान चीज नहीं है। फ्रॉड में क्या आएगा, मीन्स एंड इंक्लूड्स। हम सिर्फ फ्रॉड को कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फ्रॉड किस टाइप की चीज होती है। तो जो मेन फोकस है ना, ये 3 एग्जांपल्स। उसके अलावा अगर लॉ ने किसी चीज को फ्रॉड बोल दिया वो फ्रॉड है, या दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसमें एक पर्सन की इंटेंशन दूसरे पर्सन को धोखा देने की है, रिसीव करने की है, उसे भी हम लोग क्या मानेंगे, फ्रॉड। अब ये एग्जांपल्स हैं क्या, पहली एग्जांपल मुझे बताई गई, प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू फुलफिल द सेम। अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को कोई प्रॉमिस करे विदाउट इंटेंशन टू फुलफिल। सेकेंड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट,
जब मैंने लिखवाया एक्टिव कंसीलमेंट, मैंने साथ में स्पेशली बोला कि पैसिव कंसीलमेंट फ्रॉड नहीं होती है, क्योंकि आमतौर पे ये चेक करना कि जो गुड्स है वो मेरा काम, मेरी जरूरत पूरी कर रही है या नहीं कर रही, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं, कस्टमर की ड्यूटी। तो आमतौर पे हम लोग रूल लगाते हैं केवीए टेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर। बट अगर एक्टिव कंसीलमेंट है, देखने के बाद भी डिफेक्ट पता ही नहीं चल रहा, इस केस में हम लोग कहेंगे क्या हुआ है, फ्रॉड। कंसिडरेशन में हमने एक वो कराता है सेक्शन कंप्लीटेड है, उसमें हम ऐसे ही बोलते हैं कि प्रॉमिस कर देते हैं कि अगर मेरा ये हो गया मैं इसको ये दूंगा। कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट में मैंने किसी को गिफ्ट दिया है तो मैं किसी ये करते हैं वो फ्रॉड नहीं होने लगता उसमें, पर इसमें नहीं, इसमें फ्रॉड कैसे हुआ वो? मान लो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कार गिफ्ट करूंगी और मैं ना करूं, ये फ्रॉड क्यों है? नहीं, बच्चे ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। फ्रॉड कब हो सकता है? जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जब तुम्हारी भी कोई ड्यूटी क्रिएट हो रही हो। यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, ये बात कर रहे हैं मेरी तरफ की प्रॉमिस की, बट तुम्हारी तरफ से प्रॉमिस क्रिएट ही नहीं, वहां कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट, थर्ड और इसका लास्ट पॉइंट, when a person represents something as true but it is false, and the person is aware that it is false। जब कोई पर्सन किसी को कुछ रिप्रेजेंट करे कि वो ट्रू है, मान लो मनमीत मेरे पास आई, मनमीत कहती कि मैम मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, आप मेरी हेल्प करो। मैंने उसे बोला ऐसे कर पेटीएम के शेयर खरीद ले। मुझे पक्का पता है कि पेटीएम के शेयर की वैल्यू ना 20-30% इंक्रीज करेगी। मैंने कहा मेरे पास ही पड़े हैं पेटीएम के शेयर, तो मेरे से ही पेटीएम के शेयर खरीद। मैंने उसे क्या रिप्रेजेंट किया, कोई चीज एज ट्रू। मैंने उसे बोला कि पेटीएम के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, बट इट इज फॉल्स। रियलिटी में क्या है, मुझे पता है कि पेटीएम के शेयर की वैल्यू कम होने वाली है। इसने मनवीन ने मेरे से शेयर खरीदे 1000 रुपए के, एक हफ्ते बाद ही न्यूज आई कि शेयर की वैल्यू रह गई 400 रुपए। मान लो इसने 50 शेयर भी खरीदे थे, तो एक शेयर में कितना लॉस हो गया, 600 रुपीज का लॉस हो गया। कहते जब कोई पर्सन किसी को कोई कुछ रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, एज ट्रू, बट वो है क्या रियल में, फॉल्स, और उसे पता है कि ये फॉल्स है। तो मेरी इंटेंट क्या थी, धोखा देने की इंटेंट थी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये फ्रॉड। मान लो मनमीन मुझे बोले कि मैम मुझे आपसे आपका फोन परचेज करना है। मैंने कहा हाँ, ये फोन बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में है, बैटरी बैकअप इसका बहुत अच्छा है, सारी एप्स प्रॉपरली चलती हैं, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से एफिशिएंट है। जबकि मुझे पता है कि फोन मेरे से 5-6 बार गिर चुका, इसकी स्क्रीन नकली है, इसका ब्लूटूथ नहीं चलता है, मुझे सब कुछ पता है, बट मैं इसे बोल रही हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। तो जब कोई पर्सन किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ट्रू बट इट इज फॉल्स, रियलिटी में ऐसा नहीं है, एंड ही नो इट इज फॉल्स, उसे खुद को पता है कि वो ऐसा नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, समझ आ गया सबको? अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आए, हमें पूछा जाए व्हाट इज फ्रॉड, तो सबसे पहले हमने फ्रॉड का सेक्शन लिखना है। फ्रॉड के बारे में सारे रूल्स बताए गए सेक्शन नंबर 17। वैसे तो सारे सेक्शन सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, सेक्शन 15 में कोercion, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, याद रहेगा। अदरवाइज ऐसे याद कर सकते हो, सेक्शन 17 में शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, सेक्शन 17 में फ्रॉड। क्योंकि अभी लेटेस्ट एग्जाम में कोercion आया था, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में फ्रॉड की डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, तो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है? हम लिखेंगे कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स anything done with an intent to deceive, anything declared by law as fraudulent, promise without intention to fulfill the same, या फिर active concealment of fact, या फिर representing something as true but it is false and the person is aware that it is false। समझ आ गया सबको? पक्का क्लियर है? ये एग्जाम्पल्स वर्ड हमने यूज नहीं करना है, ये सिर्फ आपको आसानी से याद कराने के लिए ऐसे मैंने बनाया है। अब इसके बारे में कुछ और रूल्स। फर्स्ट पॉइंट, तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है
इज साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड? तो मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपकी अभी तक की नॉलेज के बेसिस पे मुझे बताओ, क्या साइलेंस को फ्रॉड बोल सकते हैं? सूर्यांश मेरे पास आया और इसने बोला कि मैम मैंने आपका लैपटॉप खरीदना है, मैंने कहा 50,000 रुपए, इसने पैसे दे दिए और लैपटॉप ले लिया, क्या कोई फ्रॉड हुआ है? नहीं। मेरे लैपटॉप में 10 नुकसान बुरी चीजें हैं, पर क्या मेरी ड्यूटी बनती है बताना? नहीं। सूर्यांश की ड्यूटी बनेगी खुद चेक करना, क्या रूल लग जाएगा? केवियट एंटर, लेट द बायर बी अवेयर। तो क्या चुप रहने से फ्रॉड हो सकता है? आंसर इज नो, चुप रहना फ्रॉड नहीं हो सकता, पर इसकी कुछ एक्सेप्शन है। कई बार चुप रहने से भी फ्रॉड हो सकता है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप, मान लो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नेचर का है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। मान लो मेरे भाई की बेटी मेरे से लैपटॉप लेने आए, सूर्यांश इज माय सेकंड कजन, वो मेरे से लैपटॉप लेने आए, तो वो तो मेरे से एक्सपेक्ट करेगा कि मैं ऐसे फेयर चीज ही सेल करूं। अगर मेरे लैपटॉप में कोई चीजें सही नहीं है, मैं इसे पहले से ही बता दूं, तो इस केस में चुप रहने से भी क्या हो जाएगा? फ्रॉड बन जाएगा। तो वैसे तो चुप रहना फ्रॉड नहीं होता, रूल लग जाता है केवियट एम्पटर, बट कुछ केसेस में चुप रहने से भी फ्रॉड बन जाएगा अगर जो पार्टीज हैं उनमें आपस में फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। तो एक बार ना एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसके 3 केसेस थे। पहला केस आया कि पी ने क्यू को एक घोड़ा सेल किया और जो घोड़ा है वो अनसाउंड माइंड का है, तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों नहीं? फिर भी नहीं होगा, ध्यान से सुनो। पी ने क्यू को एक हॉर्स सेल किया और जो हॉर्स है वो अनसाउंड माइंड का है। Yes. तो अगर क्यों ये घोड़ा खरीद ले, इट विल नॉट बी अ फ्रॉड, केवियट एम्पटर अप्लाई हो जाएगा। लेट द बाय, जो घोड़ा खरीद रहे वो चेक करें वो ठीक है या नहीं, सही है बात क्या? नहीं, तो इट इज नॉट अ फ्रॉड। अगर मान लो आप जाके कोई डॉग परचेज कर लो, जर्मन शेफर्ड 2 लाख रुपए का, आप बोलो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, जर्मन शेफर्ड तो कम रेट में आता है, पर फ्रॉड थोड़ी हुआ, लेट द बायर बी अवेयर। तुम्हें सोच समझ के चलना चाहिए था। बट अगर पी की बेटी है क्यू, वो उसे एक घोड़ा सेल करते हैं माइंड का, क्या अब फ्रॉड हुआ है? क्योंकि जो पार्टीज है वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डॉटर को प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ बताए फिर उसे सेल करें, तो इस केस में क्या हुआ है? फ्रॉड हुआ है। समझ आया जी सबको? पहली एक्सेप्शन। सेकेंड, ड्यूटी टू स्पीक। ऐसी कोई सिचुएशन हो कि सामने वाले पर्सन की ड्यूटी बनती थी बोलना, मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि चुप रहने को भी साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। चुप रहने को ये माना जाएगा कि तुमने बोल दिया। कनन मेरे पास आई, कनन ने बोला कि मैम मुझे आपका लैपटॉप परचेज करना है, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं ये एज्यूम करूंगी कि लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। तो अगर मैं फिर भी चुप बैठी रहूं तो मैं क्या कर रही हूँ? फ्रॉड कर। तो यहाँ पे केवियट एम्पटर की एक्सेप्शन लग गई। जब कोई पर्सन अपना बर्डन तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर कर दे तो उस केस में केवियट एम्पटर की एक्सेप्शन लग जाती है, तो बिल्कुल वही सही होगा। समझ आया? तो ये इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो एग्जाम में पूछा गया था कि अगर क्यू पी को बोले कि इफ यू डू नॉट से एनीथिंग आई विल एज्यूम दैट द हॉर्स इज परफेक्ट, तो इस केस में अगर पी कुछ भी नहीं बोलेगा हम कहेंगे क्या हुआ है? फ्रॉड हुआ। समझ आया ना? एक बार दोबारा से सब कुछ रिवाइज करते हैं, सेक्शन 13 से शुरू हो जाते हैं। सेक्शन 13 आया मेरे पास कि कंसेंट क्या होता है। तो सेक्शन 13 ने मुझे बोला कंसेंसस एड आइटम, सेम थिंग इन द सेम सेंस इन द माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज। सेक्शन 14 ने बताया मुझे कि फ्री कंसेंट क्या होता है। तो यहाँ से मुझे पता चला देयर आर 5 एलिमेंट्स विच विशिएट फ्री कंसेंट। मैंने स्पेशली ये लाइन लिखवाई थी, कुछ 5 चीजें ऐसी हैं जो कि फ्री कंसेंट से हमें दूर लेकर जाती है, विशिएट करती है फ्री कंसेंट को। इसका पहला एलिमेंट आया सेक्शन नंबर 15 में, कोercion। सेक्शन नंबर 15 को याद करने के लिए 3 वर्ड याद किए, कमिटिंग एनीथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, डिटेनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अदर पार्टी, या फिर इंड्यूस करना टू विद एन इंटेंट टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसका अफेक्ट में 2 बातें थी। इसके अफेक्ट का पहला पॉइंट था कि क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा। और सेकेंड, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाता है तो पार्टी को क्या करना पड़ेगा? रीस्टोर द बेनिफिट, बेनिफिट रीस्टोर करना।
फिर आया मेरे पास सेक्शन नंबर 16, उसमें भी 3 बातें थी। जब एक पर्सन ऐसी पोजीशन में है कि दूसरे पर्सन की विल को डोमिनेट कर सकता है एंड वो उसे यूज कर रहा है, किस चीज के लिए यूज कर रहा है, एक अनफेयर एडवांटेज के लिए। पता कैसे चलता है कि डोमिनेटिंग पार्टी में है, पोजीशन में है? रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, मेंटल स्ट्रेस। इसका अफेक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, प्लस बर्डन टू प्रूव किसके ऊपर होगा? डोमिनेटिंग पार्टी। हर चीज में मैं आपको साथ में एक स्पेशल पॉइंट कराऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक आया मेरे पास सेक्शन नंबर 17, फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड के बारे में हमने लिखा कोई भी चीज, जैसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया फ्रॉड, कोई भी चीज जिसमें इंटेंट है धोखा देने की, कोई भी प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू फुलफिल द सेम, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, या फिर गिविंग अ रिप्रेजेंटेशन एज ट्रू बट इट इज फॉल्स एंड द पर्सन इज अवेयर दैट इट इज फॉल्स। उसके बाद हमने कहा, अगला पॉइंट डिस्कस किया कि क्या चुप रहना फ्रॉड हो सकता है? आंसर इज नो, चुप रहना फ्रॉड नहीं होता। आमतौर पर रूल लगता है केवियट एम्पटर, पर 2 एक्सेप्शंस हैं जहां पे चुप रहना भी फ्रॉड हो जाएगा। पहली एक्सेप्शन है इस केस में फिड्यूशरी रिलेशनशिप। इस केस में पर्सन को अपने प्रोडक्ट के नेगेटिव फीचर्स भी खुद बता देने चाहिए। एंड सेकेंड चीज, ड्यूटी टू स्पीक, उसे बोलना चाहिए था, उसकी साइलेंस ही इक्विवेलेंट टू स्पीच थी। सामने वाले पर्सन ने बोला था कि मुझे इसके सारे फैक्ट्स बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, अफेक्ट क्या होगा फ्रॉड का? अगर फ्रॉड हुआ है तो अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का होगा? voidable at the option of the party whose consent is so called. प्लस इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है damages। हमने कोर्सन और अंडू इन्फ्लुएंस में तो सिंपल बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, बेनिफिट वापस करो। बट इस केस में एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आ गया? अब पर्सन कोई फ्रॉड ही कर रहा है, किसकी इंटेंट ही धोखा देने की थी, उसे डैमेजेस भी मांगेंगे ना। तो इस केस में एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि पर्सन डैमेजेस भी रिकवर कर सकता। क्लियर है सबको? ठीक है, एक छोटा सा नोट लिखवा रही हूँ जिसमें से कई बार केस स्टडी पूछी जा सकती है, तो एक आपने नोट का ध्यान रखना है। If the defects could be found out with ordinary examination, it cannot be called as। तो वैसे आपको ये पहले से ही पता है, मैंने ऐसे ही लिखवा दिया क्योंकि बुक में स्पेशली एक्स्ट्रा पॉइंट गिवन। कहते हैं कि डिफेक्ट्स ऐसे नेचर के थे कि ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से ढूंढे जा सकते थे, तो वो फ्रॉड नहीं होता। हमें पता था ना पहले से। क्यों नहीं होता वो फ्रॉड? क्योंकि इस केस में क्या रूल लग सकता है? केवियट है, लेट द बायर बी अवेयर। अब इस टॉपिक को बुक से पढ़ते हैं, पूरे अच्छे से याद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आएंगे। हाँ जी, और ये भी सीखना कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, हर एक वर्ड के ऊपर कैसे फोकस करना है। डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 17। तो कहते हैं फ्रॉड का मतलब मीन एंड इंक्लूड। हमने भी अपनी डेफिनेशन यहाँ से ही शुरू की, मीन एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। नीचे लिखे हुए में से अगर आपने कोई भी काम किया, काम किसने किया? बाय पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, किसी पर्सन ने खुद किया, या फिर विद हिज कनाइवेंस, उसकी चालाकी के साथ, बाय हिज एजेंट। मैं अगर खुद फ्रॉड ना करूं, अपने एम्प्लॉय से फ्रॉड कराऊं, विद एन इंटेंट। और आपकी इंटेंट क्या है? फ्रॉड में मेन चीज मैं कैसे डिफाइन कैसे करती हूँ कि आपकी नियत ही क्या थी? डिसीव करने की, टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमारे पास 5 पॉइंट्स आए। पहला पॉइंट,
कहते हैं अगर आपने किसी को कोई सजेशन दिया है किसी फैक्ट के बारे में विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डजंट बिलीव इट टू बी, कौन सा पर्सन सजेशन दे रहा है उसे पता है ट्रू नहीं है पर वो उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू रिप्रेजेंट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, किसी चीज को एक्टिवली छुपाना, जो हमने अभी वुडन टेबल की एग्जांपल की थी। प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, किसी को प्रॉमिस करना पूरा करने की नियत के बिना। कोई भी और एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी चीज दुनिया की जिसमें अपना इंटेंट धोखा देने का है, या कोई भी एक्ट या अमिशन जिसे लॉ ने क्या डिक्लेयर कर दिया है, फ्रॉडुलेंट। तो यहाँ पे इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स, अभी जो इन्होंने ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट को आगे डिटेल में डिफाइन करके बताया। कहते सबसे पहली बात तो कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और वो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए फॉल्स। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना सजेशन वाला, इस पॉइंट को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। कहते सबसे पहले तो किसी को कोई रिप्रेजेंटेशन दी और वो नेचर में फॉल्स है। फिर कहते हैं साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड और एक्टिव कंसीलमेंट में अमाउंट टू फ्रॉड। कहते कई बार पॉसिबल है कि चुप रहने से भी फ्रॉड हो जाए। कौन से दो केसेस में पॉसिबल है चुप रहने से भी फ्रॉड हो जाए, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप या फिर ड्यूटी टू स्पीक। ड्यूटी टू स्पीक कब आती है, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू। फिर फर्स्ट पॉइंट बताया ड्यूटी टू स्पीक, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब ड्यूटी होती है बोलना, एंड सेकंड केस बताया मैंने साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। दोनों एग्जांपल फटाफट रीड करो। समझ आया सबको, सेम एग्जांपल हमने की। कोई स्टूडेंट से ना समझ आया हो, क्लियर है बच्चे, क्लियर है ना, आगे चल सकते हैं। कहते हैं पहले अगर कोई किसी को कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन किसके बारे में होनी चाहिए, किसी ना किसी फैक्ट के बारे में। ओपिनियन नहीं होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए। अगर मैं किसी को अपने शेयर बेचूं, मैं करण को बोलूं कि पेटीएम के शेयर खरीद लो, मुझे लगता है कि शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ, अपना ओपिनियन। वो तो सही हो भी सकता है गलत भी हो सकता है, खुद ही कॉमन सेंस चाहिए ना हमें कि मैम तो अपना एनालिसिस बता रहे हैं, शायद वो सही हो शायद गलत हो। मैंने आपको तब जब एक्सप्लेन करना शुरू किया था दो एग्जांपल्स दी थी, एक मैंने एग्जांपल दी थी पेटीएम वाली और एक एग्जांपल दी थी हॉर्स वाली। जब पेटीएम के केस में मैंने बोला कि मुझे लगता है शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, ये तो मेरा क्या है, ओपिनियन है। इस केस में कोई फ्रॉड नहीं होगा, मेरा ओपिनियन गलत भी तो हो सकता है, मेरा एनालिसिस नहीं ठीक निकला। बट अगर मैं बोलूं कि मैं आपको अपना लैपटॉप सेल कर रही हूँ और ये नया है, जबकि मुझे पता है सेकंड हैंड है, मैं इसे 4 साल से यूज कर रही हूँ, इस केस में मैं एक फैक्ट कोई गलत बता रही हूँ, इस केस में वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। तो अपने नोट्स में स्पेशली जहां पे फैक्ट लिखा हुआ है ना, फैक्ट को हाईलाइट करके लिखो, नॉट ओपिनियन। आपका ओपिनियन गलत निकल आए तो फ्रॉड नहीं बनता, फैक्ट गलत निकल आए तो फ्रॉड। आपके नोट्स में ये पांचों पॉइंट्स होंगे, कौन मिल गए। वहां पे फैक्ट को सर्कल करके लिखो, नॉट ओपिनियन। नेक्स्ट कहते जो रिप्रेजेंटेशन है आपने कब दियो, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले। जो रिप्रेजेंटेशन है मेड विद नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी, आपको पता था कि वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, बट फिर भी आप केयरलेसली बताई जा रहे हो कि नहीं ये तो नया लैपटॉप है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में। कहते अदर पार्टी, आपके कहने पे उसने ये शेयर्स परचेज की। अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन। अदर पार्टी रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन। अदर पार्टीज एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड अ लॉस। इसका इफेक्ट क्या होगा, कहते इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस पर्सन क्या मांग सकता है हमसे, डैमेजेस मांग सकता है। ये रीड करो थर्ड पॉइंट, ही कैन इंसिस्ट। अच्छा थर्ड पॉइंट अभी हमें पढ़ना है, एक्सेप्शन रीड करो।
हाँ, तो फ्रॉड। ओपिनियन के केस में केवे टेम्पटर लगा, तुम्हें खुद सोचना चाहिए तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। समझ आ गया जी सबको? पक्का अच्छे से समझ आया है? एक छोटा सा वर्ड मैं नोट्स में और ऐड करवा रही हूँ, जहां पे हमने लिखा ना डैमेजेस, डैमेजेस के साथ आप एक वर्ड लिखोगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और आगे से इस वर्ड को बिल्कुल भूलना नहीं है। मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। जैसे कि जो भी बच्चे रेगुलर क्लास लगा रहे हैं, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आप सबको एजेंसी और बेलमेंट वर्ड अच्छे से पता है कि क्या मतलब होता है? एस्टॉपल वर्ड क्या मतलब होता है एस्टॉपल का? टू स्टॉप समवन फ्रॉम डिनाइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कमिटेड। वैसे ही आज हम एक नया वर्ड समझते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है। ठीक है, समझ लो, अपने आप आगे से याद रहेगा, स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगी। मान लो मुझे कोई घर खरीदना है, और मुझे पता चला कि लखविंदर के पास एक घर पड़ा है और लखविंदर वो घर सेल करना चाहता है। लेट से लखविंदर के पास एक घर है, इसकी प्राइस है 5 करोड़। मैं लखविंदर के पास गई, मैंने उसे बोला कि मुझे आपसे ये घर खरीदना है, और हम दोनों के बीच में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल हो गए। अब प्रॉपर्टी के केस में जब भी कोई परचेज सेल होती है, क्या 5 करोड़ मैं एक ही दिन में पे कर दूंगी? ऑब्वियसली मैं 5 से 6 महीने का टाइम मांगूंगी। किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन में मुझे टाइम चाहिए होगा 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए या बैंक से लोन लेने के लिए। तो मैंने इसे बोला कि ऐसे करते हैं, मैं आज तुम्हें टोकन दे देती हूँ 50 लाख का, मैं 4 मंथ्स के अंदर अंदर तुम्हें पे कर दूंगी 4.5 करोड़, और फिर घर की रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा। ठीक है, तो आप लोगों टोकन को नॉर्मली हिंदी में बोला जाता है बयाना, सुना होगा शायद सबने बोला। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, पहले एक बयाना दे देता है, टोकन दे देता है, जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लखविंदर ने मुझे प्रॉमिस कर दिया कि 4 महीने बाद वो मुझे घर सेल करेगा और मैं उसे 4.5 करोड़ रुपीस दूंगी। अब मैंने ये प्रॉपर्टी आज ही क्यों खरीदी? मेरे पास पैसे तो 4 महीने बाद आने हैं, पर मैंने ये आज ही क्यों खरीदी? क्योंकि मुझे लगता है प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, राइट? और लखविंदर ने क्यों सेल की? क्योंकि उसे लगता है प्रॉपर्टी का रेट और नहीं बढ़ेगा, उसे पैसे चाहिए, इसलिए उसने सेल कर दी। मान लो 3 महीने बाद प्रॉपर्टी का रेट हो जाए 6 करोड़, तो लखविंदर के मन में लालच आ गया कि मैं तो मैम को पहले से ही प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं कितने का सेल करूंगा, 5 करोड़ का, पर मार्केट पे प्राइस कितना हो गया? 6। और मैं बड़ी खुश कि मैंने चीज खरीदी 5 करोड़ की, और रजिस्ट्री करवाने से पहले ही मुझे प्रॉफिट हो गया कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी? 6 करोड़। तो लखविंदर कहता है ऐसे करते हैं, मैं किसी और को सेल कर देता हूँ, उसके नाम पे रजिस्ट्री करवा देता हूँ। एनी मैम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? मुझे सीयू करेंगे, डैमेजेस मांगेंगे, मैं डैमेजेस दे दूंगा, 10-20 लाख रुपए मांगेंगे, मैं 10-20 लाख की वजह से 1 करोड़ का नुकसान क्यों करूं? तो लखविंदर ने मान लो किसी पर्सन को, मिस्टर एक्स नाम के पर्सन को, ये घर सेल कर दिया, उससे 6 करोड़ रुपए भी ले लिए, उसके नाम पे रजिस्ट्री भी करवा दी। तो मिस्टर एक्स तो इसके वैलिड ओनर बन गए, क्योंकि रजिस्ट्री को तो कोई दुनिया में क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। अगर रजिस्ट्री हो गई, लिखा गया गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में कि मिस्टर एक्स ओनर है, तो मिस्टर एक्स ओनर बन गया। जब मैं लखविंदर के पास बाकी के पैसे लेके गई और मैंने बोला कि मेरे नाम पे अब रजिस्ट्री करवाओ, ये लो बाकी के पैसे, लखविंदर कहता कि नहीं मेरी तो प्रॉपर्टी सेल हो गई। कहता मैम मेरी मेरी मर्जी चली नहीं, मेरे फादर कहते नहीं इनको ही सेल करना है, तो मेरी कोई मर्जी नहीं चली, मेरे फादर ने रजिस्ट्री करवा दी, अब आप बताओ क्या करें? तो इसने प्लान कर रखा था कि मैम थोड़ी सी लड़ाई करेंगे, मैं 10-20 लाख रुपए दे दूंगा, फिर मैम मान जाएंगे। तो एक तो ऑप्शन क्या है कि मैं चुपचाप डैमेजेस ले लूं, दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं बोलूं नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, जो प्रॉमिस किया था मुझे तो वही पूरा करके दो, कि मेरे लिए मॉनेटरी कंपनसेशन तो काम चलाएगी ही नहीं, जो तुम्हारा रियल प्रॉमिस था उसी प्रॉमिस को पूरा करो। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें डैमेजेस के साथ कंपनसेशन पूरी ही नहीं हो सकती। उसका रीजन क्या होता है? कई बार तो आपकी इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको लगता है कि पैसों से काम चल ही नहीं सकता, या तो इमोशनल अटैचमेंट, या फिर जो डैमेजेस मिलेंगी वो मिलेंगी 10-20 लाख, पर जो आपका रियल लॉस है वो उससे बहुत ज्यादा है। तो उस केस में आप क्या कहते हो कि मुझे तो क्या चाहिए? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए। समझ आ गया कि सबको? मान लो मैं अमेरिका की कंपनी से कोई मशीनरी मंगवाऊं, मान लो फोर्टिस हॉस्पिटल अमेरिका की किसी कंपनी को बोले कि हम ना मोहाली में कैंसर का हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, कि चंडीगढ़ में ना कुछ टाइम पहले ही टाटाज ने लॉन्च किया है कि चंडीगढ़ में कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है, मुल्लापुर में न्यू चंडीगढ़ में बन रहा है, और टाटाज ने लॉन्च किया।
तो फोर्टिस वाले कंपटीशन में आ गए कि अब तक तो पंजाब में सबसे बड़ा हमारा हॉस्पिटल था, अब टाटास का हॉस्पिटल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फोर्टिस हॉस्पिटल ने स्पेशली कोई नई मशीनरी मंगवाई अमेरिका से, और उनको बोला कि आप हमें कैंसर की मशीनरी दो, हम आपको इस चीज के लिए 20 करोड़ रुपए देंगे। अमेरिकन कंपनी ने कुछ टाइम के बाद मना कर दी। इधर फोर्टिस हॉस्पिटल सबके सामने मार्केटिंग करी जा रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, हम लोग नई मशीनरी लेके आ रहे हैं, अगर पंजाब के आसपास किसी को भी कोई भी कैंसर है उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा फोर्टिस हॉस्पिटल से। पर अमेरिकन कंपनी जिसने की मशीनरी देनी थी उसने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। तो इस केस में फोर्टिस हॉस्पिटल बोल सकता है कि देयर वाज अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू फुलफिल, कि आपने प्रॉमिस किया और उसे पूरा ही नहीं किया, आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। और सिंपल डैमेजेस से मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि इससे मेरा क्या हो रहा है, जो लॉस हो रहा है उसकी गुडविल की का नुकसान हो रहा है। जो उसने मार्केट में कंपटीशन करना था कि नहीं टाटास का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, फोर्टिस का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उससे उनकी वो सारी इंसल्ट हो रही है, जिन्होंने पूरा मार्केटिंग का कैंपेन किया वो सारा नुकसान हो गया। कहते हैं यहाँ पे डैमेजेस से काम नहीं चलेगा, मुझे तो क्या चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए, जो प्रॉमिस किया था उसे ही पूरा कर। समझ आ गया सबको? ये आगे वर्ड बहुत बार आएगा। अब अगली बार मैं एज्यूम करूंगी कि तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वर्ड सुन के पूरी स्टोरी पढ़ लो, कि जब आप बोलो कि मोनेटरी कंपनसेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, जो प्रॉमिस किया था वही पूरा करो। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक और बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। मान लो मैं आपको 50% सिलेबस करवाने के बाद बोलूं मैं यूएस शिफ्ट हो रही हूँ, आप अपनी फीस का रिफंड ले लो कि मैंने 50% सिलेबस करा दिया, बाकी 50% रिफंड ले लो। तो शायद कोई स्टूडेंट बोले कि मैम मॉनेटरी कंपनसेशन से क्या होगा, हमारा एक अटेम्प्ट वेस्ट चला जाएगा, कि हम किसी कोई इंस्टीट्यूट हमें बीच में आधा सिलेबस कैसे कराएगा, आपने कुछ और 50% कराया है, दूसरे इंस्टीट्यूट का किसी और स्पीड से चल रहा है, एंड हमें एकदम से नए टीचर का समझ भी कैसे आएगा, तो हमारा तो इतना नुकसान हो जाएगा एक अटेम्प्ट का कि मॉनेटरी डैमेजेस से काम ही नहीं चल सकता। आप बोलोगे नहीं मैम हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, आपने प्रॉमिस किया था आप सिलेबस पूरा कराओगे, आप सिलेबस ही पूरा करा। समझ आई सबको स्टोरी? ठीक है। क्या अगर हाँ रजिस्ट्री वाले केस में नहीं। उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती थी रजिस्ट्री से पहले पहले। मान लो इसने नए पर्सन के साथ भी सिर्फ अग्रीमेंट करके टोकन ही लिए, तब मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती थी। अगर नए बायर के नाम पे रजिस्ट्री हो गई फिर नहीं हो सकता, फिर वो सिर्फ डैमेजेस ही ले सकता है, क्योंकि सामने वाले का वैलिड राइट क्रिएट हो गया। जो बच्चों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लिया वो मैं उनको एक अगली स्टोरी भी बता दूं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था नेमो दे कोनो है में। कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि सामने वाला पर्सन वैलिड ओनर बन जाता है, सेलर इन पोजेशन। तो इस केस में लखविंदर अगर किसी थर्ड पार्टी को घर सेल कर देगा तो वो तो वैलिड ओनर बन गया। अगर मान लो इसका थर्ड पार्टी के साथ अभी सिर्फ अग्रीमेंट हुआ है, उसने सिर्फ टोकन दिया है, फिर तो मैं अपने राइट में क्रिएट करवा सकती हूँ, फिर तो मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती हूँ। अगर सामने वाले की रजिस्ट्री हो गई फिर हम नहीं करा सकते। ठीक है, इसीलिए अब शायद आप लोग और एक चीज रिलेट कर पाओगे कि जब कोई भी आपकी फैमिली में किसी ने अगर कभी प्रॉपर्टी खरीदी होगी, तो जब प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट करते हैं उस दिन नहीं खुश होते, उस दिन वो कहते हैं अभी चुप करो, अभी चुप करो, अभी किसी को नहीं बताना। जब रजिस्ट्री हो जाती है ना तब खुशी मनाते हैं, तब पता पक्का पता चल गया कि अब ये घर मेरा है, अब इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट, जब रजिस्ट्री होगी उसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, अब तब तो फाइनल ओनर बन गए। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन नंबर 18। इसके भी 3 पार्ट्स ही हैं। नोट्स पसंद आ रहे हैं आप सबको? डज इट हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग लॉ? मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन नंबर 18, मिस रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट। ठीक है, कहते हैं when one person makes a positive assertion, when a person makes a positive assertion but it is false, and the person believes it to be true, but he was in a position to know the truth.
इतने सारे वर्ड्स लिखवा दिए एक ही लाइन में। और थोड़ा थोड़ा शायद आपको सिमिलर टू फ्रॉड भी लग रहा होगा कि मैम ऐसे ही वर्ड तो फ्रॉड में भी आए। जब कोई पर्सन किसी को कोई चीज रिप्रेजेंट करता है एज फॉल्स, एज ट्रू, बट इट इज फॉल्स एंड ही बिलीव्स इट टू बी फॉल्स, उसे पता था ये फॉल्स है पर वो उसे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ट्रू, तो हमने बोला था फ्रॉड हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या स्टोरी है। मैंने किसी को कोई पॉजिटिव असर्शन दी, मैंने किसी को बोला कि कोई चीज ट्रू है एंड बिलीव्स इट टू बी ट्रू, मुझे भी ट्रू ही लगती है पर रियलिटी में क्या है, फॉल्स। ठीक है, मान लो राधिका किसी को बोले कि मैं सीए पढ़ रही हूँ, मुझे इनकम टैक्स के बारे में पूरी नॉलेज है, तो मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। इसने बैंक स्टेटमेंट देखी और बोला कि आपका टैक्स बनता है 50,000 रुपए। इसे लगता था 50,000 रुपए बनता है और इसने बोला भी कितना, 50,000 रुपए, पर रियलिटी में टैक्स बनता था 2 लाख। अब उस असेसी ने कम टैक्स पे कर दिया तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लग गई, उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ा एंड शायद उसे इम्प्रिजनमेंट भी हो गई 1-2 महीने की। तो क्या हम कह सकते हैं कि राधिका ने फ्रॉड किया? फ्रॉड में तो क्या होता था, तुमने कोई बात बोली जो कि तुम्हें लगता था, तुम्हें पता था फॉल्स है, पर तुम उसे क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, ट्रू। उसमें तो तुम्हारी नियत ही क्या थी, धोखा देने की। मिस रिप्रेजेंटेशन में तुम्हारी नियत धोखा देने की नहीं है, तुम बोनाफाइड काम कर रहे हो। बोनाफाइड का मतलब गुड फेथ। आपकी बुक में ना स्पेशली बाद में डिफरेंस बताया गया है कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है। तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में बस इतना सा ही डिफरेंस है, दोनों में काम सेम हो रहा है, पर फ्रॉड में एक पर्सन की नियत ही धोखा देने की थी, मिसरिप्रेजेंटेशन में उसकी नियत धोखा देने की थी। तो मान लो आप किसी को कोई चीज रिप्रेजेंट करो, मान लो राधिका किसी को एडवाइस दे कि टैक्स बनता है 50,000 और उसे सच में लगता है कि टैक्स 50,000 ही होना चाहिए, बट इट इज फॉल्स, टैक्स होना चाहिए था 2 लाख रुपए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है कि नहीं हुई। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ, अभी ये पूरी नहीं हुई एग्जाम्पल, इसका एक और चीज के साथ नहीं किया। मान लो मेरे पास एक क्लाइंट है, मुझे बोले कि मैम आप हमारी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर दो। मैंने उसे टैक्स की कैलकुलेशन करके दे दी और टैक्स बनता है 50,000। 1 महीने बाद उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया, अरे कि आपका टैक्स तो 2 लाख रुपए बनता था, आपने गलत टैक्स पे किया है, तो एक तो आप 10,000 रुपए का फाइन पे करो, 50,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करो और आपको 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ माय मिस्टेक, मैंने टैक्स की कैलकुलेशन गलत कर दी, सामने वाले को नुकसान हो गया, उसे जेल भी हो गई 1 महीने की एंड 60,000 रुपीज ज्यादा देने पड़े। तो अब वो पर्सन कह रहे हैं कि मैम आपने मेरे साथ फ्रॉड किया। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैं आपको झूठा टैक्स क्यों कैलकुलेट करके बताऊंगी। एक्चुअली मेरे से गलती लग गई, मैंने पुराना इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा था, कोई नई अमेंडमेंट आ गई थी, अमेंडमेंट के बारे में मुझे पता नहीं था, इसलिए गलत कैलकुलेशन हो गई। तो बस ऐसे कहेगा, अरे आप इस पोजीशन में थे ना कि आपको पता होना चाहिए था, आप एक सीए हो, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको लेटेस्ट इनकम टैक्स एक्ट की नॉलेज होगी। तो वो मेरे ऊपर किस चीज के अंडर चार्ज फाइल करेगा, अंडर सेक्शन नंबर 18। जब पर्सन ऐसे पोजीशन में है कि उसे सच पता होना चाहिए था पर वो कोई इंफॉर्मेशन दे दे जो कि रियलिटी में फॉल्स निकल आए, चाहे उसे नहीं पता था पर वो फॉल्स निकल आए, तो हम बोलेंगे क्या हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ही फर्क है, इंटेंट का फर्क है। फ्रॉड में इंटेंशन ही धोखा देने की थी, मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन धोखा देने की नहीं थी, पर तुम ऐसी पोजीशन में थे कि तुम्हें सच पता होना चाहिए। समझ आया? तो मान लो ये सेम स्टोरी है, इस केस में क्या राधिका के अगेंस्ट हम बोल सकते हैं कि उसने मिसरिप्रेजेंटेशन की? नहीं, वो तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टूडेंट है। अगर कोई पर्सन बिजनेसमैन उससे एडवाइस लेने आ रहा है कि मुझे पैसे ना देने पड़े, मैं अपनी फीस बचा लूं, एंड इसकी एडवाइस गलत निकल आए, तो इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो एक स्टूडेंट है, ये ऐसी पोजीशन में थोड़ी है कि इसे बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज होगी। तो इस केस में कोई फ्रॉड नहीं है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन। बट अगर मैं किसी को एज अ सीए, मेरे पास सीए की डिग्री है, गलत एडवाइस दे दूं, तो इस केस में हम लोग फ्रॉड तो नहीं है क्योंकि मेरी इंटेंट नहीं थी धोखा देने की, पर मेरी कोई ना कोई गलती तो है ना, मेरे ऊपर कोई पेनल्टी तो लगनी चाहिए क्योंकि मेरे पास सीए की डिग्री है, मैं फिर भी गलत एडवाइस दे रही हूँ। इस केस में क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन। इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लो आप में से कोई बच्चा बीमार हो जाए और आप डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाओ, डॉक्टर आपको गलत मेडिसिन दे दे जिसकी वजह से आपको कोई और इलनेस हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गई, तो डॉक्टर बोले कि सॉरी मुझे गलती लग गई, सॉरी मैंने गलत दवाई दे दी, तो क्या ये सही होगा? हम कहेंगे क्या हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन।
कहता मेरी कोई नियत थोड़ी थी, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है। हम बोलेंगे तुम ऐसे पोजीशन में हो ना, यू ऑट टू नो द ट्रुथ। तुम्हें पता होना चाहिए था कि इस मेडिसिन के ये साइड इफेक्ट होते हैं। तुम डॉक्टर हो। बट अगर मैं किसी एमबीबीएस के स्टूडेंट से एडवाइस मांगू और वो मुझे गलत एडवाइस दे दे, क्या मैं तब बोल सकती हूँ कि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन है? मैंने तो उसका वो रखा है, ट्रीटमेंट की ज्यादा डोज डोज दी थी, डॉक्टर को स्यू कर सकते हैं। पर डॉक्टर ने पहले से लिखवा रखा था टाइम तो रहा। पर ऐसा कुछ होगा? ये रियलिटी में बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे जान पहचान के भी ऐसे 2 लोगों के साथ हुआ है। तो जब कोई पर्सन किसी को कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे पर वो फॉल्स निकले एंड द अदर पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहा है, वो गलत एडवाइस दे रहा है, पर वो ऐसी पोजीशन में था दैट ही ऑट टू हैव नोन द ट्रूथ कि उसे सच पता होना चाहिए था, तो हम लोग बोलेंगे कि मिसरिप्रेजेंटेशन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब कोई पर्सन ब्रीच ऑफ ड्यूटी करे बट ऑब्टेन्स एन अनफेयर एडवांटेज। जब कोई पर्सन अपनी ड्यूटी पूरी ना करे और उसे फिर भी फायदा हो जाए। मान लो मनमीन एक नया बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो इसने आईएएस ऑफिसर के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। लेट्स से मनमीन का मन है नया होटल ओपन करने का, तो इसने बोला कि ऑब्वियसली होटल में तो रात को म्यूजिक चलना चाहिए 11-12 बजे तक। इसने लाइसेंस अप्लाई किया कि मुझे अलाउ किया जाए कि मैं 12 o'clock तक म्यूजिक प्ले कर सकती हूँ अपने प्रेमाइसेस में। आईएएस ऑफिसर का कोई जवाब ही नहीं आ रहा, 1 महीना 2 महीना कोई जवाब, लेटर का रिप्लाई ही नहीं आया। तो इसे लगा कि उन्होंने रिश्वत लेनी होगी, इसलिए कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। तो इसने उनको 1 लाख रुपए की वॉच गिफ्ट कर दी और उसके थोड़े दिन बाद ही इसके पास लाइसेंस आ गया। तो आईएएस ऑफिसर बोलता कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो कोई पैसे नहीं मांगे थे। हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हुई है? मिसरिप्रेजेंटेशन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। आईएएस ऑफिसर की ड्यूटी बनती थी कि जो भी उसके पास एप्लीकेशन आई हैं टाइम पे उनका आंसर करे। उसने अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया, टाइम पे ड्यूटी पूरी नहीं की एंड ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। कहता मैंने तो रिश्वत नहीं मांगी, सामने वाले ने अपने आप ही आके मुझे घड़ी दे दी। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन। समझ आया सबको? पक्का? थर्ड और लास्ट पॉइंट मिसरिप्रेजेंटेशन का, when a person causes mistake as to subject matter of contract। जब कोई पर्सन किसी को कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर मतलब मेन चीज, कॉन्ट्रैक्ट के मेन चीज की जानबूझ के गलती लगने दे, मिस्टेक लगने दे। ठीक है? जैसे कि लेट से कोई स्टूडेंट 32 सेक्टर आया सीए की कोचिंग लेने, एक कोई फेक एकेडमी है उसने भी आरएमएस का बोर्ड लगा रखा है और हमने भी आरएमएस का बोर्ड लगा रखा है। स्टूडेंट ने ऑनलाइन पढ़ा था कि आरएमएस पे कोचिंग लेनी चाहिए, बहुत अच्छा है। वो गलती से वो फेक एकेडमी में चला गया, उसे पता है कि बच्चा कुछ और सोच के आया है बट उसने फिर भी उसकी एडमिशन ली। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे उसने क्या किया है? मिसरिप्रेजेंटेशन। सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर के बारे में, जो मेन चीज थी कॉन्ट्रैक्ट की, उसने कहाँ से कोचिंग लेनी है उसके बारे में गलती लगी। दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन। समझ आया? मैं ना 2 मिनट का छोटा सा टेस्ट लूंगी, आप सेक्शन नंबर 15 to 18 चारों के मैंने 3-3 वर्ड याद कराए हैं, वो सब कुछ अच्छे से रिवाइज करो। अभी चारों में से किसी भी एक पे पक्का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी करेंगे प्लीज। सेक्शन 15 to 18।
हाँ जी, अच्छे से टाइम यूटिलाइज करेंगे, रिवाइज करो क्विकली। दो एंड पर्सन इज अवेयर, जब कोई पर्सन किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा लैपटॉप नहीं आया, बट इट इज फॉल्स, मुझे पता है कि सेकंड हैंड है, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि नहीं आना, बट इट इज फॉल्स, वो रियलिटी में क्या है, सेकंड हैंड। डन। तो मेरे साथ एक बार रिवाइज करो, आई होप कर लिया सबने, ठीक है। रिपीट करते हैं, सबके कीवर्ड्स रिपीट करेंगे। सेक्शन 15 क्वेश्चन, अगर कोई पर्सन कोई भी काम कर रहा है, कमिट्स एनीथिंग व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ, या फिर रिटेन करता है प्रॉपर्टी ऑफ अनदर विद एन इंटेंशन टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फिर आया सेक्शन नंबर 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में एंड वो उसे यूज करता है अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए। पता कैसे चलता है कि डोमिनेटिंग पोजीशन में है, रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी, रिलेशनशिप, वेरी गुड, मेंटल स्ट्रेस। थर्ड पॉइंट था हमारे पास फ्रॉड। फ्रॉड के केस में कोई भी ऐसा काम करना इन विच देयर इज इंटेंट टू डिसीव डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज फ्रॉडुलेंट। और फिर उसकी 3 एग्जांपल, कोई भी प्रॉमिस करना विदाउट इंटेंशन टू फुलफिल, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट,
या फिर थर्ड और लास्ट पॉइंट था representing something as true but it is false and the person believes it to be false, उसे पता था ये false। लास्ट पॉइंट है मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में पहली चीज, जब कोई पर्सन पॉजिटिव एसर्शन दे बट इट इज फॉल्स एंड द पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू बट ही वाज इन अ पोजीशन टू नो द ट्रूथ। इसमें हमेशा सीए डॉक्टर के एग्जांपल के साथ इस स्टोरी को लिखो। सेकंड पॉइंट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी बट अनफेयर एडवांटेज मिल गया। और थर्ड पॉइंट, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर की मेन चीज की ही गलती रखी। समझ आ गया? जैसे आपको याद है मैंने सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में कार वाली एग्जांपल दी थी। मैंने बोला था कि मैं अपने माइंड में कार सेल कर रही हूँ, डैनो कार सेल कर रही हूँ, बट कोई स्टूडेंट मेरे से कार खरीद रहा है, उसके माइंड में है मर्सिडीज कार। मान लो मुझे पता है उसके दिमाग में मर्सिडीज कार है, फिर भी मैंने सोचा एक बार एडवांस ले लो, क्या पता बाद में मान जाए, नहीं तो थोड़ी देर एडवांस यूज करेंगे, 1-2 साल बाद पैसे वापस कर देंगे बच्चे के मिलते करने के बाद। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं? मिसरिप्रेजेंटेशन। मैं उसे मिस्टेक लगने दे रही हूँ एज पर सब्जेक्ट मैटर, जो कॉन्ट्रैक्ट की मेन चीज है कि वो कौन सी कार खरीद रहा है, जानबूझ के उसे उसकी गलती लगने दे रही हूँ। दिस वुड बी मिसरिप्रेजेंटेशन। याद रहेगा सबको? ठीक है जी। तो आपका होमवर्क है, मैं ना अभी पीछे बैठ के नंबर ऑफ क्लासेस बना रही थी कि हमें लॉ की और कितनी क्लासेस चाहिए होंगी। तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जनवरी बैच के लिए दोबारा रिपीट नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे नहीं किया हुआ है, प्लीज उसका रिकॉर्डेड बैच चेक करो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जो टॉपिक्स अभी तक हो गए दोबारा आपने किया हुआ ना इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फर्स्ट यूनिट है जो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी अब तक 3rd यूनिट चल रहा है, ये भी कुछ भी दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसके अलावा सारा सिलेबस दोबारा होगा। दिसंबर मिड तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, और नवंबर में ही सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट दोबारा रिपीट होने जो कि वो दिसंबर में जाएगा। ठीक है, तो दिसंबर में आपके टेस्ट भी शुरू हो चुके होंगे और दिसंबर तक सिर्फ एक ही एक्ट बचेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पुराना बैकलॉग साथ साथ खत्म करते रहो। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है डिटेल में बुक से पढ़ के आओ, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और आगे टॉपिक करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ के साथ ज्वाइन करेंगे अकाउंट्स के लिए।